एक गांव में मालती नाम की महिला रहती थी। उसका बेटा किशोर शहर में कपड़ों की फैक्ट्री का मालिक था और अच्छे पैसे कमाता था। मालती का समृद्ध परिवार था, लेकिन फिर भी मालती पुराने ख्यालात की थी। एक दिन उसकी पड़ोसी सहेली रेखा उसके घर आई। सुना है तुम किशोर की शादी के लिए लड़की ढूंढ रही हो? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? पता कैसे नहीं चलेगा? तुमने कल सुमन से कहा और उसने पूरे गांव में बात फैला दी। अब औरत के पेट में कोई बात कब तक रुकेगी? हाँ, मैं सोच रही थी कि इस साल किशोर की शादी कर दूं। बस इसीलिए ये बात मैंने सुमन से कही थी कि कोई गांव की अच्छी लड़की नजर में हो तो बता देना। अरे मालती बहन, गांव में तो सारी अनपढ़ लड़कियां हैं और अपना किशोर तो पढ़ा लिखा ठहरा, तो वो भला गांव की अनपढ़ लड़की से शादी क्यों करेगा? क्यों नहीं करेगा? वो मेरी बात कभी नहीं टालता। तुम्हें तो पता है, पढ़ी लिखी लड़कियां घर तबाह कर देती हैं। इसीलिए अनपढ़ लड़की देख रही हूँ जो मेरी मुट्ठी में रह सके। तुम्हारी सोच तो तुम्हारी जैसी पुरानी हो गई है। अब जमाना बदल गया है। हाँ, तू रहने दे अभी। हमेशा उल्टी ही बात करती है। मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत काम है। और मालती वहां से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद किशोर शहर से गांव आया और जब उसे शादी के बारे में पता चला तो उसने माँ से कहा, माँ, अब आपको मेरी शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने लड़की ढूंढ ली है। उसका नाम दीपा है। यह कहते हुए किशोर माँ को लड़की की फोटो दिखाता है। लड़की तो सुंदर है, पर ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है ना? पढ़ी लिखी है और मेरे दोस्त की कंपनी में फैशन डिजाइनर का काम भी करती है। ये फैशन डायनासोर क्या है? फैशन डायनासोर नहीं, फैशन डिजाइनर, मतलब कपड़ों की सुंदरता बढ़ाने का काम करती है। माँ, हमारी नंबर 1 जोड़ी है। मैं फैक्ट्री में कपड़े बनाऊंगा और दीपा उन्हें डिजाइन करेगी। नहीं नहीं नहीं, इससे तेरी शादी नहीं हो सकती। पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है और ऊपर से शहरी, ये तो पूरा ही घर खा जाएगी। हाँ, पढ़ी लिखी नौकरी वाली बहू नहीं, आपकी ये सोच घर खा जाएगी। और माँ, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ दीपा के साथ करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। इस तरह किशोर मालती से गुस्सा होकर शहर चला गया। किशोर के गुस्से और जिद के कारण मालती शादी के लिए राजी हो गई और किशोर को कहा, ठीक है, तू उस लड़की से शादी कर ले, लेकिन एक शर्त पर कि वो नौकरी नहीं करेगी और घर पर रहकर गृहस्थी संभालेगी। फिर कुछ समय बाद किशोर और दीपा की शादी हो जाती है। शादी के बाद दीपा नौकरी छोड़कर घर के काम करने लगी और किशोर अपना कारोबार संभालने लगा। सब सही चल रहा था कि एक दिन किशोर को फोन आया। हेलो मालिक, शॉर्ट सर्किट के कारण हमारी फैक्ट्री में आग लग गई है। पूरा कारखाना जलकर खाक हो गया। यह सुनकर किशोर के होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं बर्बाद हो गया। मेरे पास कुछ गहने हैं, उसे तोड़कर हम फिर से अपना कारोबार खड़ा कर सकते हैं। नहीं, इतने कम पैसों से कुछ नहीं होगा। लोगों के उधार भी तो देने हैं। ठीक है, इससे मैं फैशन डिजाइनर का काम शुरू करती हूँ। नहीं नहीं बहू, तुम कुछ नहीं करोगी। लोग क्या कहेंगे? नहीं माँ जी, हमें लोगों से क्या मतलब है। आज हमारा बुरा वक्त है, कोई बैठकर हमें पैसे लाकर नहीं देगा। और वैसे भी मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, काम करना चाहती हूँ। हाँ माँ, ये सही कह रही है। वैसे भी अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और फिर दीपा अपने गहने तोड़कर फैशन डिजाइनिंग का काम शुरू करती है और किशोर शहर जाकर ऑर्डर लेने का काम करने लगा और दोनों खूब मेहनत करने लगे। धीरे धीरे उनका काम बहुत बढ़ता चला गया और उन्होंने एक बड़ी फैशन डिजाइनिंग कंपनी खोल दी। यह सब देख रेखा मालती से कहती है, अच्छा, तो अब बड़ी कंपनी भी शुरू कर दी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी बहू जो इतनी होशियार है। अगर उस दिन भी तुमने बहू को काम करने से रोका होता तो आज तुम्हारे दिन बहुत बुरे होते। हाँ रेखा, तुमने सही कहा। मैं गलत सोचती थी। बहू को मुट्ठी में नहीं, दिल में रखना चाहिए। आज मेरी बहू पढ़ी लिखी है,
और उसके काम की वजह से ही आज हमारे फिर से अच्छे दिन आए हैं। इसीलिए सबको पढ़ा लिखा होना चाहिए और पुरानी सोच बदलकर जमाने के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लोग क्या सोचेंगे इस पर ध्यान ना देकर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक गांव में रोशनी और रमेश रहते थे। दोनों की नई नई शादी हुई थी। रोशनी चूंकि नई थी इसीलिए उसे ससुराल के रीति रिवाज नहीं पता थे। इस बात पर उसकी सास हमेशा उसको ताने मारती रहती थी। सास बोली, अरे ओ कल मुही, सुबह के 8 बज गए हैं और तुमने अभी तक चाय के लिए पूछा भी नहीं। कितनी बेशर्म है, नालायक। जा जल्दी से और मेरे लिए 1 कप चाय बना के ला, वो भी मलाई मार के। ऐसे रोज रोशनी की सास काम करने को कहती और हर दिन उसका अपमान करती। इस रवैये से रोशनी भी तंग आ चुकी थी। वो भी बोली, मुझे घर में क्या एक ही काम रहता है? उनका टिफिन बनाओ, घर का चूल्हा चौका करो, पानी भरो। ये कौन करता है, आप क्या मैं? आहा, बड़ी आई काम करने वाली। जब मैं इस घर में दुल्हन बन के आई थी तो मैं तुमसे ज्यादा काम करती थी। बड़ी आई मुझे बताने वाली। हाँ? सास बोली। इस तरह रोशनी रोज के रोज इन तानों से परेशान हो गई थी। उसे उसके मायके में कुछ काम करने की आदत नहीं थी, इसलिए रोशनी सास की बातें सुनकर उब गई थी। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, पर सास बहू के संबंध सुधरने की बजाय और भी बिगड़ गए। और एक दिन जब नौबत मारपीट तक पहुंच गई, रोशनी अपने मायके चली गई। उसने निश्चय किया कि वो किसी भी तरह अपनी सास से बदला लेकर रहेगी और इसी विचार के साथ वो गांव के एक वैद्य के पास पहुंची। वैद्य जी, मैं अपनी सास से बहुत परेशान हूँ। मेरा किया कुछ भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। हर काम में कमी निकालना और ताने मारना उनका स्वभाव है। मुझे किसी भी तरह उससे छुटकारा दिला दीजिए बस। रोशनी ने क्रोध में अपनी बात कही। वैद्य बोले, बेटी, चूंकि तुम्हारे पिताजी हमारे अच्छे मित्र हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, पर तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा। मैं जैसा कहूँ ठीक वैसा ही करना, वरना मुसीबत में फंस जाओगी। मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। रोशनी बोली। वैद्य अंदर गए और कुछ देर बाद जड़ी बूटियों का एक डिब्बा लेकर वापस आए और रोशनी को थमाते हुए बोले, रोशनी, तुम अपनी सास को मारने के लिए किसी तेज जहर का प्रयोग नहीं कर सकती, क्योंकि उससे तुम पकड़ी जाओगी। ये डिब्बा लो, इसके अंदर कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं जो धीरे धीरे इंसान के अंदर जहर पैदा कर देती है और 7-8 महीने में उसकी मौत हो जाती है। अब हर रोज तुम अपनी सास के लिए कुछ पकवान बनाना और चुपके से इन्हें उस खाने में मिला देना। और ध्यान रहे, इस बीच तुम्हें अपनी सास से अच्छी तरह से पेश आना है। उनकी बात माननी होगी ताकि मौत के बाद किसी का शक तुम पर ना जाए। जाओ, अब अपने ससुराल वापस जाओ और अपनी सास के साथ अच्छे से व्यवहार करो। रोशनी खुशी खुशी जड़ी बूटियां लेकर ससुराल वापस लौट गई। अब उसका व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। अब वो अपने सास की बात मानने लगी थी और आए दिन उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाने लगी थी। और जब कभी उसे गुस्सा आता तो वैद्य की बात ध्यान रखकर वो अपने गुस्से पर काबू कर लेती। 6 महीने बीतते बीतते घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। जो सास पहले बहू की बुराई करते करते नहीं थकती थी, वो अब घर घर घूमकर रोशनी की तारीफ करते करते नहीं थकती थी। रोशनी भी अभिनय करते करते अब सचमुच बदल चुकी थी। उसे अपनी सास में मां नजर आने लगी थी। रोशनी को अब अपनी सास की मौत का भय सताने लगा और एक दिन वो किसी बहाने से मायके के लिए निकली और सीधे वैद्य के पास जा पहुंची। वैद्य जी, कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं अब अपनी सास को नहीं मारना चाहती। वो तो एकदम बदल गई हैं और मुझे बहुत प्यार भी करने लगी हैं। मैं भी उन्हें उतना ही मानने लगी हूँ। कुछ भी करके उस जहर का असर खत्म कर दीजिए। रोशनी रोते हुए बोली। वैद्य बोले, बेटी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मैंने तुम्हें कभी जहर दिया ही नहीं था। उस डब्बे में तो बस स्वास्थ्यवर्धक जड़ी बूटियां थी। जहर तो तुम्हारे दिमाग और नजरिए में था। लेकिन मैं खुश हूं
कि तुमने अपनी सास की जो सेवा की और उन्हें जो प्रेम दिया उससे वो भी खत्म हो गया। जाओ अब खुशहाली से अपने सास और पति के साथ जीवन व्यतीत करो। ऐसा कहकर रोशनी उसके ससुराल गई और वे खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि अगर हम प्यार से परिस्थिति का सामना करें तो सामने वाला भी हमसे प्यार से ही बर्ताव करेगा। झगड़ा करने में कोई मतलब नहीं।